हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सरफाइसी एक्ट की एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज सरफाइसी एक्ट के बारे में हम जानेंगे कि सरफाइसी आखिर एप्लीकेबल कैसे होता है। तो जो स्टूडेंट अभी जो बैंक ज्वाइन करने वाले हैं या ऑलरेडी जो बैंकर्स हैं ज्वाइन कर चुके हैं जिन्हें सरफाइसी के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए और इसको समझिए कि आखिर ये प्रोसीजर एप्लीकेबल कैसे होता है। ठीक है, सरफाइसी एक्ट हर किसी को देखने के लिए मिलेगा एक ना एक बार, क्योंकि आप जब ब्रांच में काम करते हैं तो जब आप लोन देते हैं कुछ अकाउंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अकाउंट एनपीए हो जाता है फॉर वन और अनदर रीज़न। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सरफाइसी जो है इनिशिएट करना पड़ेगा। सरफाइसी एक्ट और आरडीबी एक्ट दो एक्ट हैं जहाँ से आप रिकवरी कर सकते हैं। उनमें डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पे आरडीबी की बात होती है जब आपकी अकाउंट में कोई भी ईएमआई ड्यू हो जाती है, सपोज कीजिए कि एक ईएमआई ड्यू होगी, तो वहाँ से आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है, आप ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है पीआरटी में फाइल कर सकते हैं। वहीं पे सरफाइसी में ऐसा नहीं है, सरफाइसी में आपको एनपीए करना बहुत ज़रूरी है। अगर अकाउंट एनपीए हो जाता है उसके बाद ही आप जो है सरफाइसी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जो आपको डिमांड नोटिस इशू करना पड़ता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में। इसका फॉर्मेट बैंक्स का ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके अपने वेबसाइट पे होगा और इसका एक्ट में भी है, बट बैंक अपना थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके आपको डिमांड नोटिस वो इशू करना पड़ेगा। जहाँ से डेट होगी, मतलब इशू डेट कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो इशू डेट होगी वहाँ से 60 डेज आपको देना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। और जो है वो आपको किसको देना पड़ेगा, सारे बोरोवर्स गारंटर्स। अगर गारंटर्स नहीं है, सिर्फ मॉर्टगेजर्स है, तो आपको मॉर्टगेजर्स को भी इशू करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो प्रोसीडिंग है वो खराब हो जाएगी। जब आप डीआरटी में आपको चैलेंज कर, मतलब जब डीआरटी में आपका बोरोवर या गारंटर कोई थर्ड पार्टी क्लेम अगर फाइल करता है तो आपकी जो प्रोसीडिंग है वो कैंसिल हो जाएगी। और 13(2) में आपको क्या देखना है कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट्स और ट्रैकिंग रिपोर्ट, देखो एक्नॉलेजमेंट मतलब कि एक आपको एक रिसीट मिल जाएगी पोस्ट से, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ट्रैकिंग रिपोर्ट, यानी जो हम अपनी वेबसाइट पे इंडियन पोस्ट की वेबसाइट से निकालते हैं कि ये इस दिन बुक हुआ और इस दिन डिलीवर हुआ, वो सारी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। साथ में अफिक्सेशन अगर आपने की, अफिक्सेशन बहुत बढ़िया रहता है। अफिक्सेशन मतलब कि जिस भी प्रॉपर्टी पे आप डिमांड नोटिस इशू कर रहे हैं वहाँ पे, और जिस बोरोवर को आप देना चाह रहे हैं या गारंटर को देना चाह रहे हैं उनके पास अगर आप ये नोटिस अफिक्स करके फ़ोटो ले लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो जाता है कि हमने डिमांड नोटिस इशू किया है। क्योंकि ऐसे जब चैलेंज करते हैं तो यही बोला जाता है डिमांड नोटिस या पोजीशन नोटिस या सेल नोटिस हमको इशू नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, सारी प्लेस जगह पे लगाना है। डिमांड नोटिस अगर सर्व नहीं होता है, अगर जैसे मान लीजिए किसी बोरोवर को अगर नहीं मिलता है, बोरोवर नहीं मिलता है या प्लेस ट्रेसेबल नहीं होते, तो आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक रीजनल, अगर आप हिंदी स्टेट में है तो ऑब्वियसली आपका हिंदी रहेगा। ठीक है, और अगर आपका मान लीजिए जैसे किसी का मराठी है या किसी का तेलुगु है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जिस लैंग्वेज में आप रह रहे हैं, मतलब जिस लैंग्वेज के स्टेट में आप रह रहे हैं जहाँ वो पॉपुलर है, वही रीजनल लैंग्वेज आपको वहाँ पे पब्लिश कराना पड़ेगा। फिर देखिए कोई ऑब्जेक्शंस आती हैं, अगर आप बोरोवर या थर्ड पार्टी जैसे मान लीजिए टेनेंट है या किसी को नोटिस मिलता है, वो चाहे तो एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ठीक है, ऑथराइज ऑफिसर को, ऑथराइज ऑफिसर कौन होता है, स्केल 4 एंड अबव। ठीक है, बैंक्स में ज़्यादातर स्केल 4 एंड 5 को ही रखते हैं ऑथराइज ऑफिसर, उसके बाद वो हायर अथॉरिटीज चले जाते हैं। तो ये स्केल 4 एंड स्केल 5 ज़्यादातर आपको स्केल 4 एंड स्केल 5 ही देखने को मिलेगा ऑथराइज ऑफिसर। उनको 15 डेज के अंदर आप जो रिप्लाई है वो करना पड़ेगा कि आप क्यों प्रोसीडिंग जो है स्टॉप नहीं करना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं, वो रीज़न के साथ आपको देना पड़ेगा। मतलब रीज़न उसमें एक्चुअली एग्जैक्ट रीज़न लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो सेल है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, आपको इन जो आपने रिप्लाई किया उसकी भी एक्नॉलेजमेंट वगैरह आपको ट्रैकिंग जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोजीशन नोटिस। इसमें एमपी हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है, उसमें यह है कि अगर आपने सेल सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ठीक है, और सेल सर्टिफिकेट इशू करने के बाद आपने अगर पोजीशन नहीं लिया था, मतलब पोजीशन आपके पास नहीं था उस टाइम पे, सिंबॉलिक जैसे बोलते हैं, सिंबॉलिक का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेंशन भी नहीं है कहीं पे सरफाइसी में, बट अगर आपने पोजीशन नहीं लिया है तो वहाँ से आप जो है आपको बोला जाएगा नॉट अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये जो भी स्टूडेंट अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो वो इस हाई कोर्ट की जजमेंट को ध्यान रखें कि आपको पहले अपने ऑफिस में बताना पड़ेगा कि आपको पोजीशन लेना पड़ेगा। पोजीशन लेने के लिए आपको सीएमएम के कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि सीएमएम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सीजीएम को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, मैंडेटरी है वहाँ पे। ठीक है, और ये कब करेंगे, जब 60 डेज आपकी जो डिमांड नोटिस के कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको डिमांड नोटिस
के बाद पोजेशन नोटिस देना पड़ेगा। इसमें ऑथराइज ऑफिसर को वहाँ जाके एफिक्सेशन वगैरह करना होता है, कई लोग चस्पा भी बोलते हैं, तो वो जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिए सेक्शन 44। अब ये यहाँ पे सीजीएम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट एंड ट्रैकिंग रिपोर्ट्स आपको बता दिया है, ये आपको रखना है, मैंडेटरी है। ये नहीं हुआ तो भी आपकी सेल जो है कैंसिल हो जाती है। पोजीशन का एफिक्सेशन और फोटोग्राफ्स ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ और प्रिफर करें कि आपके पास जीपीएस वाली फ़ोटोज़ हो, मीन्स जहाँ पे आप खड़े हो उसके फ़ोटोज़ के नीचे जीपीएस की लोकेशन हो, जिससे कि पता लगेगा आप कहाँ गए थे और क्या टाइम पे गए थे। तो जो सेल के टाइम पे आप दिखा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं खड़ा था, इसका ये डेट है और ये प्लेस है और ये मेरा नोटिस है, उसमें सब कुछ आपका आ जाएगा। तो आप जीपीएस की फ़ोटोज़ को जो है प्रिफ़र करें, क्योंकि जैसे नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, बट आई विल प्रीफर जीपीएस का फ़ोटोज़। ठीक है, और फिर 2 न्यूज़पेपर में भी आपको देना है पेपर पब्लिकेशन, और एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज का होना चाहिए। ठीक है, और कुछ डीआरटीज़ में ये भी एक पॉइंट है कि आपका पोस्ट और जो आपका पब्लिकेशन है इसमें ज़्यादा टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। अगर टाइम का गैप होगा तो भी आपकी सेल कैंसिल हो सकती है। ठीक है, ये कुछ डीआरटी में ऐसा प्रॉब्लम है, हर किसी डीआरटी में नहीं है, बट फिर भी आप ये याद रखें कि गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो डीआरटी है वो बोले कि आखिर में आपने इतना गैप क्यों दिया है। और अगर आपका पेपर, अगर आपने पोस्ट पहले किया है तो आप पब्लिकेशन डेट से 30 डेज लीजिए, और अगर पब्लिकेशन आपने पहले किया है पोस्ट की डेट से आप 30 डेज लीजिए सेफ साइड के लिए, क्योंकि यहीं से आपको जो है एक एज मिलेगा। अदरवाइज क्या है, प्रोसीडिंग कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ मैं एज की बात कर रहा हूँ, इसमें मोस्टली जो है पब्लिकेशन की डेट से लिया जाता है, बट अगर आप अपने हाथ में एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाता है रिडम्पशन नोटिस का कॉन्सेप्ट। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर। लेकिन 13(8) में क्या है कि आपको एक राइट देना है। ठीक है, कि मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं विद इन दिस मच टाइम। आप अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं, दैट यू शुड रिडीम योर प्रॉपर्टी विद इन दिस प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। इफ यू आर नॉट यूजिंग योर राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी देन वी विल इनिशिएट ऑक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, हम ऑक्शन करने लगेंगे, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिडम्पशन का टाइम जो है देना चाहिए। एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक जजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग आपको रिडम्पशन नोटिस इशू करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बाकी स्टेट्स में अभी कंपलसरी नहीं है। मोस्टली जो आपको देखने को मिलेगा आंध्रा और तेलंगाना में आपको ये मिलेगा कि नोटिस आपको इशू करना पड़ेगा सेल नोटिस से पहले। ठीक है, और डीआरटी चेयरपर्सन कोलकाता का भी एक जजमेंट है जिसमें 30 डेज का टाइम आपको देना है फॉर ईच सेल। तो डीआरटी चेयरपर्सन का क्या मानना है कि अगर आपको 30 डेज का रिडम्पशन देना है, ठीक है, उसके बाद आपको, ये फर्स्ट सेल की बात हो रही है, अगर फर्स्ट सेल है तो प्लस 30 डेज का आपको सेल नोटिस का टाइम पीरियड देना पड़ेगा, तभी आपकी जो सेल है वो वैलिड होगी। और अगर सेकेंड सब्सिक्वेंट है तो आप 30 डेज का रिडम्पशन देंगे और साथ में आप 15 डेज का सेल नोटिस देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए रिडम्पशन और प्री सेल नोटिस जो भी आप देते हैं, कई लोग प्री सेल नोटिस बोलते हैं, कई रिडम्पशन बोलते हैं, बट अगर रिडम्पशन लिखेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और इसका रूल 86 है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट्स आपको रखनी है, उसके बाद आपको 30 डेज का सेल नोटिस देना है, बोरोअर्स गारंटर सबको देना है, अफिक्सेशन भी करना है, अफिक्सेशन कंपलसरी है। इन रिडम्पशन केस paper publication is not there because it is a concept which is not mentioned in SURFICE Act. तो अगर your post is not successful, मतलब अगर पोस्ट रिसीव नहीं हुआ है, then it is better to go for paper publication safe side के लिए। ठीक है, otherwise your sale may get cancelled। आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी रहनी चाहिए, रूल 86, और आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में पता लगेगा कि वैल्यूएशन कैसे दी जाती है, 85 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें डेट्स वगैरह का ध्यान रखिएगा कि 30 डेज एग्जैक्ट मिलना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पेपर पब्लिकेशन। ठीक है, सारे नोटिस है, अफिक्सेशन है, सब कुछ होना चाहिए। 15 डेज का नोटिस देखो कब देना, इफ़ नो मटेरियल चेंजेस आर मेड। ठीक है, यानी कि वैल्यूएशन या रिजर्व प्राइस चेंज नहीं हुआ है, बट ये भी कहीं कहीं पर ही एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, किसी किसी डीआरटी में ज़रूरी नहीं है कि वो बोलें कि वैल्यूएशन चेंज हुआ है या रिजर्व प्राइस चेंज हुआ है तो फिर
आपको 30 डेज देना हुआ है किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो जब आप जाएंगे तो आप अपने डीआरटी के लोकल चीज़ों के बारे में भी जाने कि हमारी डीआरटी ये सब चीज़ें मांगती है। तो अगर आपकी डीआरटी बोलती कि सेकेंड सेल के बाद 15 डेज़ का देना है तो आप 15 डेज़ का नोटिस ही दीजिए। और देखिए ट्रैकिंग रिपोर्ट्स और एफिक्सेशंस आपको हमेशा रखनी है, ठीक है। जो प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी है जो सेल कर रहे हैं वहाँ तो देना ही, और जहाँ आपके बोरोवर्स गारंटर्स ये रह रहे हैं वहाँ भी आप कोशिश कीजिए अप्लाई एफिक्सेशन करने का, ठीक है। जो आपकी प्लेस है जो सेल होने वाली है वहाँ तो आपको लगाना ही लगाना है, और बड़ा सा होर्डिंग टाइप भी लगाना पड़ेगा। और 2 न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, 1 इंग्लिश 1 रीजनल। कितना देखो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट सेल है तो 30 डेज़, सब्सिक्वेंट सेल है तो 15 डेज़ का आपको देना पड़ेगा। अगर आपके कोई सूट्स या इनकम्बेंस चल रहे हैं तो आपको सेल नोटिस में मेंशन करना चाहिए, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सीरियस व्यू है कि आप मेंशन कीजिए उसमें। हालांकि इसमें मेंशन करने से सेल में इफेक्ट आता है, कई बार बिडर्स नहीं आते, बट आपको उससे हाइड नहीं करना, आपको उसको बताना ही पड़ेगा। फिर आपको सेल कंफर्मेशन देना है, वो 25% बिड देगा। और जब रिजर्व प्राइस जब बिड लगाते हैं तो रिजर्व प्राइस जो होता है उसका वैसे भी 10% जो है बिड अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 15% देना है, क्योंकि 10% ऑलरेडी यू हैव पेड। तो 10% प्लस 15% मीन्स 25% बिड अमाउंट आपको नेक्स्ट डे तक देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको सेल कंफर्मेशन जो है मिला भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑथराइज ऑफिसर शैल कंफर्म आफ्टर पेइंग द 25% ऑफ द बिड अमाउंट। वो देने के बाद आपको सेल सर्टिफिकेट इशू करना है। कब? जब वो रिमेनिंग पीरियड जो है 15 डेज़ के अंदर वो दे सकते हैं। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज़ है, मतलब 15 डेज़ जहाँ से आपका सेल हुआ उसका नेक्स्ट डे वहाँ से 15 डेज़, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ मैक्सिमम, ठीक है। वहाँ से ले जो आपका सेल का पेमेंट आया 25% वहाँ से लेके 90 डेज़ तक आप कर सकते हैं। और इसमें अगर आप वर्डिंग्स देखें, जो लीगल वर्डिंग्स है वो ये कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन। अगर सपोज कीजिए आप कंफर्मेशन सेल करने के 5 डेज़ बाद करते हैं तो आपका जो टाइम पीरियड है वो लॉजिकली जो है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं ऐसा, बट अगर लीगल वर्ड्स हम जाएं तो वो यही कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन अगर 5 डेज़ बाद दिया है, आपको कम्युनिकेट हुआ, तो 5 डेज़ के बाद से 90 डेज़ मतलब 15 डेज़, और अगर एक्सटेंड करते हैं मैक्सिमम 90 डेज़ तक जा सकता है। और ऑथराइज ऑफिसर कैन नॉट एक्सटेंड टाइम लिमिट्स ऑफ 15 डेज़ विदाउट एनी रिक्वेस्ट मेड बाय द परचेजर। तो आप जो पेमेंट करने वाला है, मतलब कि जो ऑप्शन परचेजर है, जो सक्सेसफुल बिडर है, अगर वो एक्सटेंशन नहीं मांगता है तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। और फुल पेमेंट के बाद जो है सेल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है सरफाईसी में ऑप्शनल है, क्योंकि वो भी एक प्रूफ है कि आपकी जो सेल है वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन फिर भी एज अ प्रूफ, मतलब अब आप देखेंगे तो आपको कहीं भी ईसी में या कहीं पे भी प्रूफ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या है, लोग प्रिफर करते हैं दैट सेल सर्टिफिकेट शुड बी रजिस्टर्ड, तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए जो अपील का टाइम पीरियड आता है वो आपको 17 में कब आता है, जब आपको पोजीशन नोटिस जो है मिल जाएगा उसके बाद विद इन 45 डेज आपको करना होता है। लेकिन ये यहाँ पे की नोट कर लीजिए ये पॉइंट कि जो बोरोवर्स गारंटर, ये जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि जब फाइल कब करते हैं वो लोग, आपका जब सेल कंडक्ट हो रही होती है या फिर सेल सर्टिफिकेट इशू या रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद, मतलब ये लोग फाइल करते हैं टू डिले दी सरफाईसी प्रोसीड। देखिए जब आपका परचेजर जब वो बिड लगाता है, वो सक्सेसफुल बिडर हो गया, सेल सर्टिफिकेट इशू किया आपने, सेल सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जब अपील फाइल हो जाती है डीआरटी में तो स्टे लगने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ से वो सफ़र करता है, आपका परचेजर सफ़र करता है, क्योंकि उसको जो पोजीशन मिलना चाहिए था टाइमली वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये डिले करने की थोड़ी सी टैक्टिक है इन लोगों की। और ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, नो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस रूल्स इन फर्स्ट इंस्टेंस शैल टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। मतलब 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो होना चाहिए। कहाँ से होगा? अब ये 30 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑन विच द पब्लिक नोटिस ऑफ सेल इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। किसमें मेंशन है? रूल 8 सब रूल 6, वहाँ पे मेंशन है नोटिस ऑफ सेल हैज बीन सर्व टू दी बॉरोवर। तो ये याद रखिएगा कि या तो पेपर पब्लिकेशन पहले मेंशन है तो पेपर पब्लिकेशन की डे से मानेंगे, और नोटिस ऑफ सेल हैज बीन सर्व टू दी बॉरोवर मतलब कैसे?
मान लो आपने 1 तारीख को पोस्ट किया और वो मिल रहा है उसको 2 तारीख को, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीरियड है सेकंड से आपका 30 डेज स्टार्ट हो जाएगा। हैंस एज पर द अबव प्रोवाइडेड सेल सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन और व्हेन द नोटिस हैज बीन सर्व टू द बॉरोवर। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा सरफाइसी में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड किसी भी पर्सन को अगर कोई और भी इसे देख रहा है जो सरफाइसी के बारे में जानना चाह रहा है, अगर आपको कोई डाउट है या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, जैसे मतलब रिकवरी ऑफ डेट में कैसे सेल होती है या क्या प्रोसीजर रहता है, वो जानना चाहते हैं, आरसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में अगर आपको किस टॉपिक किसी डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।